जय हिंद दोस्तों, विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम पूरा का पूरा यूपी पुलिस के लिए एसएससी सीजीएल और जितने भी इस तरह के वनडे एग्जामिनेशन हैं उनके लिए रेगुलर अपनी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो आज उसी लेक्चर सीरीज़ में मैथमेटिक्स हमने बनाया था, उसी सीरीज़ में आज हम जनरल स्टडीज़ का इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप भली बातें जानते हो कि जितने भी पुलिस के एग्जामिनेशन हैं या जितने भी इस तरह के फोर्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें पॉलिटी का एक अच्छा खासा सेक्शन रहता है। तो आज हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक्स बातें हम डिस्कस करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और पॉलिटी किसे कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का चैप्टर इधर उधर से पढ़ रही है लेकिन उसको बेसिक्स बातों का ज्ञान नहीं है कि डिफरेंस क्या है पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बातों को डिस्कस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे, हम तुरंत संविधान पर जंप नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे ये बना कैसे। भारत का संविधान कोई 2-4 दिन की या 2-4 साल की कहानी नहीं है। 1950 की 26 जनवरी को भारत का संविधान जो है वो एक्टिवेट हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो 26 जनवरी 50 को बना या उससे 1-2 साल पहले बना। बल्कि भारत का संविधान सैकड़ों सालों के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। जितना भी विकास हुआ, जितना भी इसका डेवलपमेंट हुआ, वो ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद हुआ। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और बिल्कुल लेमन टर्म्स में, बिल्कुल दैनिक जीवन के साथ उदाहरण हम जोड़ते हुए हम चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी की हम शुरू कर रहे हैं। आप ये देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि संविधान किसे कहते हैं। तो पहले तो हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि संविधान है क्या। पहले इसी चीज़ को देख लेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? देखो, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसी किताब है जिसमें ऐसे नियम कायदे लिखे रहते हैं जिनसे किसी देश को चलाया जाए। वैसे तो संविधान का संबंध किसी संगठन से भी होता है कि कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा उसका भी संविधान होता है। लेकिन सामान्यतः यानी जनरल तौर पर संविधान का मतलब होता है किसी देश का संविधान। तो संविधान का मतलब हो गया नियम और कानूनों का एक ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जिसके बेस पर एक देश चलता है। कैसे कोई देश चलेगा? संविधान दुनिया में आप देखो कि लड़ाइयाँ लड़ी गई आज़ादी की। जैसे अगर ब्रिटेन की बात करें तो ये ब्रिटेन सिर्फ भारत को ही गुलाम नहीं बनाया, बहुत सारे दुनिया के देशों को इस ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। और इवन अमेरिका जो आज की सुपर पावर है, ये अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम ही था। इस अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी और जब ये अमेरिका आज़ाद हुआ तो इसने अपना संविधान बनाया जो 4 मार्च 1789 को बनकर तैयार हुआ। तो 4 मार्च 1789 को अमेरिकन संविधान बनकर तैयार हुआ और अमेरिकन संविधान फिलाडेल्फिया, एक वहाँ की जगह का नाम है अमेरिका की, फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था अमेरिकन संविधान निर्माताओं का। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन की उपज है अमेरिका का संविधान। और दोस्तों, एक बात ये भी यहाँ पर याद रखने की है कि जो अमेरिका का संविधान बना, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का पहला लिखित संविधान कहा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि जो अमेरिकन संविधान है ये दुनिया का पहला लिखित संविधान तो है ही, इसके अलावा दोस्तों ये संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है। मात्र 12 पन्नों का संविधान है। भारत का संविधान तो लिखित में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का सबसे छोटा लिखित में संविधान अनरिटन भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान अस्तित्व में आया।
तो वहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन की गुलामी में अमेरिका जी रहा था, और जब कोई देश किसी दूसरे देश को जाकर गुलाम बना ले तो उसको उपनिवेश कहते हैं और उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो अमेरिका जो था ये उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो उपनिवेशी शासन से अमेरिका को मुक्ति मिली, यानी कॉलोनियल रूल से फ्री हुआ अमेरिका। इसी तरह जो फ्रांस था, फ्रांस की कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांस में क्या था, देखिए फ्रांस में उपनिवेश तो नहीं था, यानी फ्रांस को किसी ने गुलाम तो नहीं बनाया था, लेकिन फ्रांस में दोस्तों राजशाही थी। राजशाही मतलब मोनेर्की, और वहाँ की जनता ने वहाँ की राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हम पढ़ेंगे आगे मूल अधिकार का जब चैप्टर आएगा तो देखेंगे किस तरह मूल अधिकारों को लेकर फ्रांस की जनता ने फ्रांस के राजा को सूली पर चढ़ा दिया था, महल से खींचा और फांसी दे दी। तो हम सारी बातें कहानी बाद में देखेंगे। तो फ्रांस में राजशाही थी यानी मोनेर्की थी, और मोनेर्की से जब फ्रांस को मुक्ति मिली तो फ्रांस ने भी अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया। मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस राजशाही से लोकतांत्रिक संविधान में गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस चला गया। और साथियों, अमेरिका हमने पढ़ लिया कि उपनिवेशी शासन से आज़ाद हुआ, फ्रांस लोकतांत्रिक संविधान बनाया, राजशाही से आज़ाद हुआ, और तभी से दुनिया में ये चलन हो गया कि जैसे ही कोई देश आज़ाद होता, चाहे वो उपनिवेशी शासन से आज़ाद हो, चाहे वो किसी राजशाही से निकलकर डेमोक्रेसी में आए, एक चलन हो गया कि वहाँ संविधान बनने लगे, संविधान बनाया जाने लगा। आप खुद भारत को ही देख लीजिए, भारत एक लंबे 190 साल का लगभग औपनिवेशी शासन माना जाता है भारत में, 1757 प्लासी से लेकर पार्टीशन 1947 तक। तो भारत ने भी संविधान बनाया, तो तब से चलन हो गया। तो संविधान की हमने बेसिक बात पढ़ ली, संविधान क्या है, कब से चलन में आया, और संविधान कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किन हालात में बनते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि संविधान ऐसी किताब है नियम और कायदे की, नियम और कानूनों की, जिसमें ये सब कुछ लिखा रहता है कि इस देश का शासन कैसे चलेगा, इस देश में किस तरह से नियम कानून होंगे, ये सारी बातें संविधान में लिखी रहती हैं। इसके अलावा अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फिर राज्य व्यवस्था क्या है। तो हमने दोस्तों ये तो देख लिया कि संविधान क्या है, अब हम ये देख लेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। देखो राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी किसी भी देश की सरकार के तौर तरीकों को बताती है। तो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी बताती है सरकार के तौर तरीके, यानी अगर मैं इस शब्द को तोड़ लूँ, ब्रेक कर दूँ, तो इसका मतलब होगा कि राजकाज की व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब राजकाज की व्यवस्था, राजकाज कैसे चलेगा, किसी देश की पॉलिटी कैसे चलेगी, इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी भारत के बारे में अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो राज्य व्यवस्था का मतलब होगा कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, एमपी कैसे बनेगा, एमएलए कैसे बनेंगे, गांव का प्रधान कैसे बनेगा, शहर की नगर पालिका का चेयरमैन कैसे बनेगा, ये राज्य व्यवस्था है। और संविधान लिखित दस्तावेज है जो जिसमें सारे नियम कायदे देश को चलाने के लिखे हुए हैं। तो होप कि आपको ये दोनों शब्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखो संविधान सरकार को ताकत देता है, संविधान सरकार से ताकत छीनता भी है। देखो संविधान सरकार के ऊपर एक लिमिट लगाता है। एक बात दोस्तों हमें शायद रखिएगा, भारत के संदर्भों में, भारत में सरकार माई बाप नहीं है, यानी सरकार मनमर्जी नहीं चला सकती, मनमानापन सरकार नहीं कर सकती, सरकार संविधान से बंधी हुई है। और भारत के संदर्भों में दोस्तों एक बात हमें याद रखिएगा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च केवल संविधान है। नोट कर लीजिए इस बात को। मेरे लेक्चर में एक बात आप याद रखिएगा, जब भी मैं लेक्चर दूंगा आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते चले जाएंगे।
तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। भारत के अंदर अगर बात करें, ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही दोस्तों देश की जनता सर्वोच्च है, ना राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सर्वोच्च केवल और केवल दोस्तों देश का संविधान है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारत के संदर्भ में, ये भारत की बात है, किसी और देश की नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है दोस्तों, ब्रिटेन में सर्वोच्च है पार्लियामेंट यानी संसद। तो इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, और इंग्लैंड के बारे में तो बड़ी रोचक बात कही जाती है कि इतनी ताकतवर है ब्रिटेन की संसद कि वो सब कुछ कर सकती है, सिवाय एक मेल को फीमेल नहीं बना सकती और एक फीमेल को मेल नहीं बना सकती। हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में ये भी संभव हो गया है। इतनी ताकतवर ब्रिटेन की संसद है। लेकिन भारत की संसद तो संविधान से बंधी हुई है। संसद संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती। संसद को संविधान के तले रहकर, उसके मातहत रहकर, उसके सबऑर्डिनेशन में रहकर काम करना होगा। और संविधान क्योंकि सरकार पर सीमा लगाता है, सरकार को बांधता है, और दोस्तों इसी को तो संविधानवाद कहते हैं। यही संविधानवाद है। याद रखिएगा, नई टर्म है संविधानवाद। अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, याद रखिएगा इस बात को। तो संविधान और संविधानवाद, देखो दो अलग अलग टर्म हो गई। संविधान नियम और कानूनों की किताब है जिसमें नियम कायदे लिखे हैं, सरकार कैसे चलेगी। राज्य व्यवस्था राजकाज के तौर तरीके हैं। और संविधानवाद सरकार पर कंट्रोल लगाने की चीज़ है। तो सरकार माई बाप नहीं है, इसका मतलब है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। होप कि आपको तीनों टर्म बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में संविधान बना कैसे। देखो आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि किस तरह से ब्रिटेन से एक कंपनी भारत में चली आई, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों इस कंपनी के कल्पना में भी नहीं रहा होगा, नहीं था, हकीकत में नहीं था कि भारत जैसा विशाल देश इसके हाथ में आ जाएगा। और बेखबरी में भारत को जीत लिया इस कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंग्लैंड से कई गुना बड़ा देश, ब्रिटेन से कई गुना बड़ा देश भारत आ गया। वो एक लंबी कहानी है, हिस्ट्री में आप लोगों ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत चली आई तो आप ये भी जानते हो कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़े, गोरों ने सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में जीत लिया। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। देखो यहाँ पर एक बात मैं आपसे ऐड कर दूँ कि हमें अगर भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास को, यानी इसका इतिहास क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, अगर इसको समझना है तो हमें उस समय के जो मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के जो डेवलपमेंट हो रहे थे, हमें उनको भी समझना होगा। तो बक्सर का जो युद्ध था, जो बैटल ऑफ बक्सर था साथियों, ये 1764 में हुआ। और कहा जाता है कि भारत में राज करने का, गोरों का जो जड़ें मजबूत हुई वो इसी युद्ध से हुई। 3 सेनाओं को एक साथ हराया, जिसमें अवध का नवाब था, मुगल बादशाह था दिल्ली का, और बंगाल का नवाब था मीर कासिम, एक साथ पराजित कर दिया। और जब बक्सर में हरा दिया तीनों भारत के राजाओं को अंग्रेज़ों ने, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, और साथियों इस इलाहाबाद की संधि में गोरों ने बड़ी चाल चली। इसमें इन्होंने कहा कि जो बंगाल का राजा होगा, जो बंगाल का नवाब होगा, देखिए उस समय जो बंगाल था वो आज वाला बंगाल नहीं था। असल में ये जो बिहार, उड़ीसा और पूरा का पूरा बंगाल है, यानी बांग्लादेश भी अगर इसमें मिला लें तो इतना बड़ा बंगाल था। भारत का 1/4 था, 25% भूभाग बंगाल ही था। भारत का बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल। तो इस इलाहाबाद की जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट से अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब पैसे इकट्ठे करने का अधिकार, राजस्व एकत्र करने का अधिकार।
पैसे इकट्ठा करना, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया। और देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, बंगाल के नवाब को कहा कि आप प्रशासन करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए, राजकाज चलाइए, सेना हमारी रहेगी, सेना हम रखेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए आप सेना नहीं रखोगे, आप तो केवल गद्दी पर बैठोगे, केवल मुखौटा आपका होगा, चेहरा आपका होगा। यानी पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? गोरा। सेना किसकी है? गोरे की। बंगाल का नवाब तो नाम मात्र का है। अब आप देखिए, जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्रशासन करता है, बुराई उसके सर आएगी। तो सारी बुराई किसके सर आ रही थी? नवाब के। और लूट कौन रहा था जनता को? गोरा। तो कंपनी ने बंगाल को 1765 से लेकर और 1772 तक दोस्तों जमकर लूटा। बंगाल की हालत इतनी दयनीय कर दी, इतना शोषण किया बंगाल का, कि बंगाल को पूरा का पूरा निचोड़ लिया कंपनी ने। और ये जो कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी है, आप समझ लीजिए जैसे भारत में टाटा, अंबानी और ये सब, रिलायंस, ये प्राइवेट कंपनियां हैं। ये ब्रिटेन की इस तरह से एक प्राइवेट कंपनी थी, भारत में व्यापार करने आई थी। अब इसने लूट लिया बंगाल को, और बंगाल को तो लूटा ही इस कंपनी ने। और इस कंपनी के अंदर भी भीषण करप्शन था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था दोस्तों। इतना करप्शन था इस कंपनी के अंदर कि इसने बंगाल को भी लूट लिया, और कंपनी की अपनी भी जो फाइनेंशियल स्थिति थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, बेहद खराब हो गई। और जब खराब हो गई इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी की, तो इसने ब्रिटेन की सरकार से रिक्वेस्ट करी कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसे की कमी है। तो ब्रिटेन की सरकार ने एक कमेटी बनाई कि ये कंपनी भारत में कर क्या रही है। उस कमेटी के मुखिया थे लॉर्ड नॉर्थ। तो दोस्तों लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनी, एक सीक्रेट कमेटी थी, गुप्त कमेटी। इस कमेटी ने कहा कि ये कंपनी तो लूट रही है, और कंपनी देखो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को भी डर था कि भैया एक मामूली कंपनी के हाथ में भारत जैसा बड़ा देश चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल ब्रिटेन की संप्रभुता को ही चुनौती देने लगे कंपनी। तो उन्होंने कंपनी की नाक में नकेल डालने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने कानून पास करने शुरू किए। और आपने पढ़ा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में जो सीक्रेट कमेटी बनी थी, साथियों जो गुप्त समिति बनी थी, इस गुप्त समिति की रिपोर्ट पर इस कंपनी की नाक में नकेल डालने के लिए, यानी इस पर अपना कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो रेगुलेटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? रेगुलेटर आपने कभी सीलिंग फैन, छत का पंखा चलाया होगा। भाई छत के पंखे को कंट्रोल, उसकी स्पीड को करने के लिए रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर यहां लगा रहता है, पंखा वहां चलता है, तो कंट्रोल हो रहा है ना पंखा। तो इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कानून बना ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और समय समय पर ये कानून बनते चले गए। मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा कौन कौन से कानून थे। हम ये तो नहीं कह सकते ये कि सारे कानून भारत के हक में थे, लेकिन हाँ, भारत के संविधान की जड़ों को जमाने में, भारत के संविधान का बीज बोने में इन सभी कानूनों की बड़ी महत्ता है। और दोस्तों 1773 के इस कानून से लेकर और 1947 तक जितने भी एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किए, यही कानून आगे चलकर भारत के संविधान की आधार बने, बुनियाद बने, फाउंडेशन बने। हम इन कानूनों को पढ़ेंगे क्योंकि इनके पढ़े बिना संविधान का चैप्टर अधूरा माना जाता है। और 1773 से लेकर 1947 तक का ये जो उद्विकास है, जो एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, इसी को दोस्तों संवैधानिक विकास कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। होप के यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि किन परिस्थितियों में भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया अंग्रेजों ने। तो अब हम ये डिस्कस कर लेंगे कि समय समय पर कौन कौन से कानून आए थे, इन कानूनों के अंदर क्या प्रावधान थे, ये भी डिस्कस करेंगे। पहले आप एक लिस्ट नोट कर ले मेरे साथ साथ कि कौन कौन से कानून टाइम टू टाइम भारत में आए, जिन्होंने फिर आगे चलकर संविधान को दिशा दी। तो पहला कानून हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा आप नोट कर सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा
चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर से चार्टर एक्ट 1833 और चौथा चार्टर एक्ट 1853। और यहाँ एक डिवाइडिंग लाइन आप जानते हो, 1857 में क्रांति हुई भारत में, अंग्रेज़ों का बिस्तर भारत से बंधते बंधते बचा और उस क्रांति का रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटेन की सरकार ने इस प्राइवेट कंपनी जो टाटा और अंबानी जैसी, रिलायंस जैसी भारत में कंपनी राजकाज चला रही थी, इसके हाथों से सत्ता की बागडोर छीन ली। सीधा ब्रिटेन की सरकार ने भारत को अपने अंडर में ले लिया। अभी तक क्या चल रहा था, भारत ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार ने सीधा भारत को अपने हाथ में ले लिया। और अब भारत को चलाने के लिए कानून बनेंगे 7 समंदर पार, अभी भी बन रहे थे, लेकिन अब ब्रिटेन की संसद ने कानून नए रूप में बनाने शुरू किए और अब उन कानूनों को चार्टर एक्ट नहीं कहेंगे, अब उन्हें कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब उसे बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाएगा उन कानूनों को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला आया 1858 में, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1861 में, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट था वो आया 1909 में, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935 का, मैं चर्चा करूंगा आपसे इस पर। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1947 में, जिससे भारत को आज़ादी दे दी गई थी। तो ये वो विकास है, ये वो डेवलपमेंट है जिससे भारत का संविधान धीरे धीरे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहे। तो दोस्तों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, अब इसकी चर्चा करेंगे। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट आप नोट करते चलें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देखो इसमें जो गवर्नर था, भारत को चलाने के वाले बंदे को कहते थे गवर्नर। गवर्नर की हेल्प के लिए एक 4 बंदों की एक कमेटी बना दी। जैसे आप इसको ऐसे समझे कि प्रधानमंत्री मोदी की मदद के लिए कैबिनेट मंत्री हैं, भाई राजनाथ सिंह जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, स्मृति ईरानी एटसेट्रा, जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उसी तरीके से 4 बंदे गवर्नर को दे दिए और इसी को कहते हैं कार्यकारी परिषद, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। ये 1773 के एक्ट ने बनाई। दूसरा काम क्या हुआ, 1773 के एक्ट में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में बना था ये सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले, 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट बना। तीसरा काम क्या हुआ, 24 बंदों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए भारत में, जिसमें 24 बंदे थे, यानी जैसे कंपनी के एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, उस तरह से कंपनी के डायरेक्टर थे। तो 24 बंदे ये तय हुए। तो 1773 के कानून में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुए। इसके बाद आप जानते हो कौन सा एक्ट आता है, बताइए। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में भारत में कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, नियंत्रणकारी परिषद, यानी एक ऐसा व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप बनाया, एक ऐसा जमावड़ा, एक ऐसी कमेटी बनाई जो कंट्रोल करेगी पॉलिटिकल काम को। यानी काम 2 हिस्सों में बांट दिए देश के, एक तो बिजनेस वाले काम, एक पॉलिटिकल वाले काम। तो जो पॉलिटिकल काम थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए।
कार्यकारी परिषद को राजनीतिक काम सौंपे गए। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मैंने आपसे बात करी, ये जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था वाणिज्यिक गतिविधि, यानी बिजनेस की एक्टिविटी को संभालना, उनको देखना, कॉमर्शियल एक्टिविटी देखना। तो साथियों ये दो काम 1784 में हुए। 1784 के बाद अब देखो एक चीज हुई, एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिए भाई, ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनियां थी जो व्यापार करना चाहती थी। एक कंपनी अकेली भारत के साथ व्यापार करके खूब मुनाफा कमा रही थी, तो ब्रिटेन की बाकी कंपनियों को जलन हो रही थी कि अरे एक कंपनी भारत के साथ इतना व्यापार कर रही है तो हमें भी व्यापार करने की परमिशन दी जाए। ब्रिटेन की सरकार पर बार बार वो दबाव डाल रहे थे कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का आप लाइसेंस दो। केवल एक ही कंपनी भारत के साथ सारा व्यापार समेट रही है और खूब मुनाफा काट रही है, और ये दबाव बन रहा था ब्रिटेन की सरकार पर। तो 1784 के बाद 1793 का जो एक्ट आया, 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, देखो इस एक्ट में क्या हुआ, उन कंपनियों की बात को तवज्जो नहीं दी गई और ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि नहीं जी, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार करेगी, उसे अधिकार रहेगा। तो अगले 20 साल तक, 1793 में कहा गया कि अगले 20 साल तक भारत पर जो व्यापार का अधिकार होगा, जो मोनोपोली होगी, वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी, और बाकी सब कंपनियों के अरमान ठंडे कर दिए ब्रिटेन की संसद ने इतना कहकर। लेकिन वो कंपनियां लगी रही अपने काम में। 1793 के बाद 1813 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट, दोस्तों इसमें चेंज हो गया। अब भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करके खूब मुनाफा काट रही थी, इसकी मोनोपोली खत्म कर दी। बाकी इंग्लैंड की कंपनियों को भी अधिकार हो गया कि भैया आप भी जाइए और भारत के साथ आप भी व्यापार करिए। तो भारत के साथ व्यापार करने की छूट बाकी कंपनियों को भी दे दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी भारत के साथ व्यापार पर, ब्रिटेन की संसद ने ये 1813 वाला कानून लाकर साथियों इसको खत्म कर दिया, एकाधिकार समाप्त। लेकिन हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये छूट जरूर दे दी कि आप एक काम ये कर लो कि एक तो चीन नामक देश के साथ जो व्यापार हो रहा है ये आपका, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, जो चाय का व्यापार हो रहा है ये भी आप ही करो, इसमें भी किसी कंपनी को हम आने की परमिशन नहीं देंगे। तो ये थोड़ी राहत की बात ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई इस एक्ट में। 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, और दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए। पहला तो ये कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल मान लिया गया। यानी बंगाल का, आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, भारत में विधि आयोग की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। आज भी विधि आयोग है भारत में, लॉ कमीशन। क्वेश्चन बनते हैं इस पर अनेक क्वेश्चन बने हैं कि विधि आयोग किसे कहते हैं, विधि आयोग कौन बनता है, कितने साल का इसका टर्म है। तो सबसे पहले विधि आयोग की बात कहाँ हुई? तो दोस्तों सबसे पहले लॉ कमीशन की बात हुई 1833 में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को राइट दे दिया कि भैया आप विधि आयोग बनाए। मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि विधि आयोग होता क्या है, तो बेहद साधारण शब्दों में आप समझो, विधि आयोग का काम, लॉ कमीशन का काम ये देखना है कि जो कानून बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं या ख़राब बन रहे हैं। तो कानूनों की अच्छाई बुराई देखना, उसमें सलाह देना, उसमें सुधार के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना, ये दोस्तों विधि आयोग का काम है आज भी। हालांकि 1955 में आज़ादी के बाद विधि आयोग फिर विधिवत रूप से गठित हुआ एक गैर सांविधिक निकाय के तौर पर। भारत में इसका कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन सबसे पहले कब बात आई विधि आयोग के बनने की? 1833 के एक्ट में। तो दो बातें मैंने आपको बता दी कि एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का नाम दे दिया कि आज से इंडिया का गवर्नर जनरल, और दूसरा विधि आयोग बना भारत में। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, 1853 का फिर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853।
1853 का। देखो ये वो एक्ट था, अभी तक भारत में जो अफसर बनते थे, जैसे आज की तारीख में IAS IPS अफसर का नाम आपने सुना होगा जो बनते हैं भारत में, तो इन ऑफिसर्स को उस समय ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। और इंडियन सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम नहीं होता था 1853 तक। कैसे बनते थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले कोई बंदा क्लर्क बनता था, छोटा क्लर्क, फिर उसके बाद यानी फैक्टर बनता था, फिर उसको प्रमोट करके जूनियर मर्चेंट बनाते थे, फिर सीनियर मर्चेंट बनाते थे, और फिर दोस्तों उसको भारत में मतलब ऑफिसर बना देते थे। लेकिन 1853 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून लेकर आई कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, और भारत में एक कंपटीशन की शुरुआत हुई। यानी भारत में अगर किसी को अफसर बनना है तो एक ओपन कंपटीशन देना पड़ेगा, खुली प्रतियोगिता। हालांकि ये जो ICS के लिए या जो कंपटीशन की जो शुरुआत हुई इंडिया में, एग्जाम की जो शुरुआत हुई, इसके लिए सेंटर तो इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में, लंदन में सेंटर था। इंडिया में तो फिर इलाहाबाद में बाद में बना। भारत में आप जानते हो इलाहाबाद में पहले सेंटर बना था ICS का, लेकिन वो बाद में, पहले तो लंदन में ही सेंटर था, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में एक जगह है, एक कस्बा है हेलबरी, तो हेलबरी में इसका सेटअप किया गया। वहाँ पर एक आयोग टाइप संस्था बनी इस ओपन कंपटीशन को कराने के लिए। तो ये 1853 में ये डेवलपमेंट हुआ कि एक कंपटीशन भारत में होगा, अब एग्जाम क्लियर करेगा तभी कोई ऑफिसर बनेगा। इसके बाद 1857 में तो इतनी भीषण क्रांति हुई कि अंग्रेज़ों का बिस्तर बनते बनते बचा, नहीं तो आज़ादी तो 1857 में ही मिल जाती। और जैसे ही वो संघर्ष हो के निपटा तो ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि भारत की चाबी ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में दे दी, यानी अब कंपनी को बेदखल कर दिया भारत की सत्ता से। और इसके लिए जो कानून पास किया ब्रिटेन की संसद ने, उसी कानून को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बदलाव हुआ। देखो इस 1858 में लाए गए कानून से भारत को कैसे चलाएंगे ये तय हुआ कि एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक बंदा इंग्लैंड में बैठेगा। जैसे मंत्री होते हैं रेल को चलाने के लिए रेल मंत्री, भारत की सेनाओं के लिए रक्षा मंत्री, इसी तरह भारत को चलाने के लिए ब्रिटेन में एक मंत्री बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव। अर्थात ये भारत को चलाएगा, बस इसका काम भारत पर नजर रखना होगा, निगाह रखना होगा, भारत को संभालेगा। ये शुरुआत हुई और भारत ब्रिटेन के हवाले हो गया पूरी तरह। अभी तक तो एक प्राइवेट कंपनी के हवाले था। तो 1858 के इस एक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। 1858 के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आया, और 1861 के इस कानून में भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे विभागीय पद्धति भी कहते हैं। अब ये क्या है विभागीय पद्धति? देखो पूरे देश को चलाने के लिए मंत्री हैं, मंत्रालय हैं, मान लीजिए वित्त मंत्रालय है। अब वित्त मंत्रालय के अलग अलग विभाग हैं। एक विभाग का काम है टैक्स इकट्ठा करना, एक विभाग का काम है खर्च करने का हिसाब किताब देखना, एक विभाग का काम है बजट बनाना। तो काम इतने ज़्यादा है, इसलिए देखो जब काम ज़्यादा हो तो बंटवारा करना पड़ता है कि हाँ भैया फला विभाग फला काम देखेगा, फला विभाग फला काम देखेगा। तो ये जो विभागीय पद्धति वाली जो व्यवस्था है ये इससे मिलती जुलती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कब हुआ ये सिस्टम शुरू भारत में? 1861 में। होप के यहाँ तक आप समझ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। 1861 के इस कानून के बाद दोस्तों 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और 1909 के इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार, देखो ये वो दौर था जब गांधी जी तो पूरी तरह भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। मॉर्ले मिंटो इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि 1858 का जो अभी हमने ये कानून पढ़ा, ये 1858 का, दोस्तों इस 1858 के एक्ट में एक चेंज कर दिया
कि अभी तक भारत को चलाने वाले जिस बंदे को गवर्नर जनरल कहते थे, अब उस बंदे को वायसराय कहा जाएगा। तो वायसराय नाम पड़ गया उस बंदे का, वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड मिंटो जो था भारत का वायसराय था, और मॉर्ले जो था, जैसा हमने भी डिस्कस किया कि 1858 में यह तय हुआ था कि भारत को एक मंत्री चलाएगा जिसका नाम होगा भारत सचिव। तो जो मिस्टर मॉर्ले थे वो भारत के सचिव थे, और मिंटो जो था ये भारत का वायसराय था। दोनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला। कहा जाता है कि भारत का अगर बंटवारा हुआ, या जो कम्युनलिज्म के, सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए वो पहले से ही बोए जा रहे थे, लेकिन 1909 में उनको और ज़्यादा खाद पानी दे दिया गया। और यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गोरे ने। अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की शुरुआत कर दी। देखो, सेपरेट इलेक्ट्रेट रिजर्वेशन से अलग सिस्टम था, यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट मुसलमानों के लिए आया। इसका मतलब भारत में कुछ सीटें एमएलए और एमपी की, यानी विधायिका की कुछ सीटें ऐसी कर दी गई कि जहां से सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और केवल मुसलमान वोटर ही वोट देगा। इसी व्यवस्था को पृथक निर्वाचक प्रणाली कहा जाता है, जो आरक्षण से अलग है। ये हुआ 1909 में। तो इसने सांप्रदायिकता के बीज बोए भारत में, सांप्रदायिकता भारत में बढ़ाया 1909 वाला एक्ट। 1909 के इस एक्ट के बाद फिर भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। दोस्तों, 1919 वाला जो कानून था इसमें कई डेवलपमेंट हुए। जैसे इसमें कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन होगा। अब द्वैध शासन मतलब दोहरा। तो कहने को तो कहा गया कि हम भारतीयों को पावर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सत्ता ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सारी पावर गवर्नर के पास थी। आप आज वाला गवर्नर मत समझिए, बल्कि ये गवर्नर था ब्रिटिश टाइम का। प्रांतों में जो उड़ीसा था, बंगाल था, पंजाब नहीं, उड़ीसा नहीं था बल्कि बंगाल था, पंजाब था, राजपुताना था, यहाँ के जो गवर्नर थे, या यूनाइटेड प्रोविंसेस था, इन गवर्नरों को ज़्यादा पावर दी, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो चुने हुए लोग थे, इन्हें कम पावर दी। क्या दिया चुने हुए लोगों को? म्युनिसिपैलिटी, एजुकेशन, पुलिस की पावर किसके पास थी? गवर्नर के पास। तो कहने को तो इस 1919 वाले कानून ने दोस्तों प्रांतों में डायरकी या द्वैध शासन की व्यवस्था की, लेकिन ये कोई अच्छा शासन थोड़ा ही था, तो इसका विरोध हुआ। लेकिन हाँ, एक काम 1919 के कानून में, दो काम बहुत अच्छे हुए। एक तो भारत में आईसीएस के लिए, या जो पीसीएस वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, या आईएएस की जो भर्तियां हो रही हैं, इसके लिए लोक सेवा आयोग बना, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी 1919 में बुनियाद रखी गई, और इसी के आधार पर 1924 में एक आयोग आया था, ली आयोग। ली साहब उसके मुखिया थे, और ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसकी बुनियाद डाली गई। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, इंडिया में इलेक्शन होने लगे थे, और वोट, देखो ऐसे इलेक्शन नहीं होता था जैसा आज होते हैं कि हर आम खास आदमी को, स्त्री पुरुष कोई भी जेंडर हो, सबको अधिकार है वोट डालने का। तब ऐसा नहीं था, वोट केवल खास आदमी डाल सकते थे, और महिलाओं को तो दोस्तों वोट डालने का हक ही नहीं था। महिलाओं को वोट डालने का हक मिला इसी 1919 के एक्ट के तहत। तो ये भी आप अपने नोट्स में नोट करें कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 के कानून के तहत दिया गया। तो महिलाओं को मताधिकार, नोट करिए जी, राइट टू वोट टू वीमेन प्रदान किया गया। तो ये हमने बात कर ली 1919 के एक्ट की। 1919 के एक्ट के बाद अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और आप ये जान लीजिए कि यही वो कानून है जिसके ऊपर आज भारत का संविधान टिका हुआ है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे ज़्यादा किस कानून के ऊपर भारत का संविधान टिका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर टिका है। इसी में
एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना, संघीय व्यवस्था बनी, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, 3 लिस्ट बनी, जैसे आज है संविधान में केंद्र सरकार की केंद्र लिस्ट, यूनियन स्टेट की स्टेट लिस्ट, इसी तरह 3 लिस्ट बनी। और दोस्तों भारत का संविधान इसी संघीय व्यवस्था पर आज तक टिका है। तो हम 1935 तक के हमने आज डिस्कशन किया, किस तरह से संविधान विकसित हुआ, किस तरह से इवॉल्व हुआ। इसके आगे की कड़ी को हम यहीं से जोड़कर शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, अगर कोई दिक्कत है हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।